सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में आपके राजन सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को, सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम इसी पार्ट में आज खत्म कर देंगे पढ़ा करके। और बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने दोस्तों पढ़ाया है 2 पार्ट में, तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों के ही क्वेश्चंस को मैं पढ़ाती हूँ, सारे के सारे बहुविकल्पीय, सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो इससे क्या होता है कि अगर आप अच्छे से इन सारे प्रश्नों को पढ़ करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप देखोगे जब आप पढ़ते हो सीरीज को तो आप देखते हो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्वराघात किसे कहते हैं? स्वराघात, घात का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर चोट करना, किसी चीज के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, ठीक है, चोट करना। तो घात मतलब चोट करना, स्वरा मतलब स्वर पर चोट या घात। तो या इस तरीके से भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी चीज के ऊपर ज्यादा दबाव दे करके बोलना। तो जब कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर पर या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल प्रदान करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वराघात। यानी कि घात, अगर हम किसी चीज पर हथौड़े से मार रहे हैं तो हमारे अंदर बल है ना, हम बल का प्रयोग करके ही तो हथौड़े को चला रहे हैं। तो इस तरीके से स्वराघात क्या होता है कि ये जिस भी शब्द पर पड़ता है, जैसे हम कोई सेंटेंस या कोई कहानी पढ़ रहे हैं उसमें किसी शब्द पर हमने जोर दे दिया, तो जहां पर हम जोर दे रहे हैं वही क्या है? स्वराघात है। 2023 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा गया है 2023 के एग्जाम में। आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। अपोजिट वर्ड, तो आर्य का हो जाएगा अनार्य और उन्नति का हो जाएगा अवनति। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी में मुख्य रूप से 11 विराम चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, संघर्षी किसे कहते हैं? संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत संकरा होता है और शी की आवाज होती है, जैसे ख, ग, ज, फ, श, स, ह। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। तो जो ऊष्म व्यंजन है उनकी संख्या 4 होती है। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तीनों, श और ह। ये मैंने आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में बताया है कि ऊष्म व्यंजन, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इन सभी की संख्या और इन सभी के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख द्वार से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन तथा उचित का विलोम अनुचित है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये कहलाते हैं सूक्ति। 2018 के पेपर में ये पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? अल्प विराम मतलब एक कॉमा। तो किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने हेतु अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर कॉमा लग गया। रोको मत जाने दो, यहाँ पर कॉमा लग गया। दोनों देखिए, दोनों का अर्थ कितना अलग अलग हो गया सिर्फ एक कॉमा लगाने से, यानी कि अल्प विराम लगाने से। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, लेखन के प्रकार बताइए। तो लेखन के 3 प्रकार हैं, सुलेखन, अनुलेखन और श्रुति लेखन। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो यह लेखन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, लेखन शिक्षण की विधियां कितनी हैं?
तो देखिए लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियों में पहला है जैकार्टर विधि, दूसरा है मॉन्टेसरी विधि और तीसरा है पेस्टोलॉजी विधि। याद रखिएगा ये सब लेखन शिक्षण की विधियां हैं, एग्जाम में पूछता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 13 है वाक्य किसे कहते हैं? तो मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित अथवा मौखिक रूप में व्यक्त करने वाले समूह को ही क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, या मैं बाजार सब्जी लेने जाता हूँ। तो ये क्या है? एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। कैसे बना? शब्दों के समूह से बना है। ठीक है, शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखने पर हमें क्या मिलता है? वाक्य मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। तो भाषा की 4 दक्षताएं होती ही हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, जिसको हम संक्षेप में क्या कहते हैं? सुगोपली कहते हैं। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। जब बच्चा छोटा होता है तो पहले लोगों की बातों को सुनता है। बड़े लोग हमेशा उससे बात करने की कोशिश करते हैं, फिर वो बोलना शुरू करता है, यानी कि शब्दों को बोलता है और वाक्यों को बोलना शुरू करता है। उसके बाद वो स्कूल में जाना शुरू करता है, फिर वो पढ़ना और फिर लिखना सीखता है। तो ये क्रम है भाषा को सीखने का। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम ही क्या है? वर्णमाला है। क्वेश्चन नंबर 16 है तीनों श और ह किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन है, आप लोगों को पता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ये क्या है? ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 17 है भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो श्रवण, उच्चारण, वाचन एवं अभिव्यक्ति, जिसे हमने क्या कहा? अभी सुबोपली कहा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, वही चीज है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है अनभिज्ञ और मुक्त का विलोम लिखिए। तो अनभिज्ञ क्या हो जाएगा? तो अनभिज्ञ का दोस्तों हो जाएगा भिज्ञ। ठीक है, सुभिज्ञ नहीं बल्कि भिज्ञ हो जाएगा। और मुक्त का बंधन। क्वेश्चन नंबर 19 है छ, त्र, ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है? तो छ आपको पता है ये संयुक्त व्यंजन है, त्र भी और ज्ञ भी, ये तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। जो छ है ये क और श से मिलके बना है। जो त्र है ये त और र से मिलके बना है। जो ज्ञ है ये ज और इ से मिलके बना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप ओ और औ आप अपने मुंह से बोल करके देखो, तो आप देखोगे ओ औ बोलने पे आपके ओठों का प्रयोग हो रहा है और आपके गले का यानी कि कंठ का प्रयोग हो रहा है। तो कंठोष्ठ है इसका उच्चारण, यानी कि कंठ और ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 21 है यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो यार अलावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है ये चारों। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि, यानी कि जिस पर अंग की मात्रा लगी होती है वो अनुस्वार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है लिपि को परिभाषित करिए अथवा लिपि किसे कहते हैं? 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। भाषा को लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं, उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। आपको पता है जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 24 है लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो देखिए पहला है अक्षर, शब्द, वाक्यों को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना। दूसरा है व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? जैसे कोई टीचर हिंदी पढ़ाता है तो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? शिक्षक लेखन में निपुण हो, उसका लेखन कौशल बहुत अच्छा हो, उसकी राइटिंग अच्छी हो, लिखता बहुत अच्छा हो, भाषा का अच्छे से यानी कि भाषा का जो व्याकरण है वो भी अच्छे से आना चाहिए। अगर किसी भाषा का व्याकरण अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो व्याकरण होता है वो किसी भी भाषा की जान होती है। तो भाषा का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, प्रवाहमय वक्ता होना चाहिए और शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। वाक्य को परिभाषित कीजिए। तो वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है। हमें क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या खराब लग रहा है, हमें कहाँ क्या चीज करनी है, ये सारी चीजें हम एक तरीके से अपने भावों को बोल करके ही अभिव्यक्त करते हैं वाक्यों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 27 है वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं?
तो आकांक्षा, योग्यता, तो वाक्य के अंतर्गत आकांक्षा और योग्यता ये जो दो तत्व हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 29 है, उपेक्षा और अपेक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उपेक्षा मतलब किसी की अवहेलना करना, किसी का निरादर करना, किसी को इग्नोर करना। अपेक्षा जो होती है, किसी से आप अपेक्षा रख रहे हो, यानी कि कोई व्यक्ति आपके लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिसके नीचे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेखाएं लिखा, इसके नीचे हमने रेखा बना दी, तो ये रेखांकित कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। तो नभ, अंबर, गगन, व्योम, आसमान भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? तो ओ और औ को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, ये अनुनासिक स्वर नहीं है, बल्कि इन्हें हम दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम लिखिए। तो संधि मतलब, संधि का हो जाएगा विग्रह। इसके अलावा मन मुटाव, रंजिश, खिन्नता ये भी हो सकता है दोस्तों। संयोग का तो वियोग होगा, संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। क्वेश्चन नंबर 34 है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ये सब 2019 में पूछे हुए प्रश्न थे जिनको आपने देखा, अब यहाँ पर 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, और ये होते हैं, देखिए, अ, ई, उ, री, ये चारों क्या है? ह्रस्व स्वर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सुधा और पंकज का, सुधा मतलब होता है अमृत, जिसे हम पीयूष भी कहते हैं, और पंकज का मतलब होता है कमल। इसके अलावा अरविंद का मतलब भी कमल होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक का चिन्ह लिखिए। तो व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही वह अवस्था जिसके द्वारा, व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, अपादान कारक का से है। अपादान मतलब कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है, जैसे छत से बिल्ली कूदी, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या राम दिल्ली से बनारस जा रहा है। ठीक है, जहां भी अलग होने का बोध होता है वहां पर होता है अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 37 है, अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो हम अपने मन के भावों को, विचारों को किस प्रकार से दूसरे को अभिव्यक्त करते हैं? या तो बोल करके यानी कि मुख से, या तो लिख करके, लिखित रूप में, 2 प्रकार से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, मांटेसरी विधि का उपयोग हम कब करते हैं? तो अभी आपने देखा भी है कि लेखन विधि है, जो मांटेसरी विधि है वो लेखन विधि है, तो इसका उपयोग हम लेखन विधि में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई क्या है? ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, भाषा किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्हों की समष्टि को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है? तो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजनों की संख्या। तो अगर हम स्वरों की बात करें तो 11, व्यंजनों की बात करें तो 33। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। टोटल 11 स्वर होते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 45 है, दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? तो जिन वर्णों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, या जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, वे ही दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, म भी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर टोटल 25 वर्ण होते हैं स्पर्शी, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर च वर्ण को नहीं लिखा गया, तो च, छ, ज, झ भी रहेगा इसमें, यहाँ पर इसको नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण हैं सभी स्पर्शी कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 है स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन च वर्ग को ही कहते हैं। याद रखिएगा, जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार खोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, जैसे कि च, छ, ज, झ, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्शी संघर्षी। क्वेश्चन नंबर 48 है भाषा के कितने रूप हैं? तो हम भाषा को किस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं? या तो हम लिख करके या तो हम बोल करके। क्वेश्चन नंबर 49 है अग्नि, अमृत, गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। तो अग्नि का अनल, पावक, अमृत का पीयूष, सुधा, गणेश का लंबोदर, गणपति, गजानन भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है अंश तथा अंश में क्या अंतर है? तो अंश मतलब कंधा और अंश मतलब किसी चीज का भाग या टुकड़ा। 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है अज्ञ और उन्मुख का विलोम। तो अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ और उन्मुख का हो जाएगा विमुख। क्वेश्चन नंबर 53 है भृंग और विटप शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो भृंग मतलब मधुकर, भौरा, और विटप का तरु, पादप। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं श्रुत लेख का क्या उद्देश्य होता है? श्रुत लेख, श्रुत मतलब सुनना और लेख मतलब लिखना, यानी कि टीचर कुछ वाक्यों को, कुछ शब्दों को बोलते हैं और बच्चे सुन करके उसको लिखते हैं। तो इसी को हम श्रुतलेख को ही अंग्रेजी में हम डिक्टेंशन कहते हैं, हिंदी में इसी को कहते हैं इमला लिखना। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख तथा श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर दें तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुत लेखन का उद्देश्य शब्द तथा वाक्यों को दुरुस्त करना तथा लेखन में तीव्रता का विकास करना होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55 पे छ वर्ण किसके योग से बना है? तो क और श से मिलकर के बना है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट करिए अथवा व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों से टकराने के कारण अवरोधकता आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। या फिर हम सिंपली ये लिख सकते हैं एग्जाम में कि जो व्यंजन होते हैं इन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, यानी कि ये स्वरों की मदद से उच्चारित होते हैं। बिना स्वरों की सहायता के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं अनुनासिक किसे कहते हैं? जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है। अंगा, या, अड़ा, नाम, अंगा, या, अड़ा, नाम, ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं अथवा पार्श्विक वर्ण का उदाहरण लिखिए। तो इसमें मुख द्वार मध्य में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, जैसे ल। तो ल जो है ये अकेला ही वर्ण है पूरे हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। अगर पार्श्विक वर्ण पूछेगा एग्जाम में तो केवल ल ही इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 60 है लुंठित या लोणित किसे कहते हैं या लोणित वर्ण किसे कहते हैं? तो इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है, जैसे कि र। क्वेश्चन नंबर 61 है अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो इनको बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर के समान मध्य से निकल जाती है, जैसे कि य और व। क्वेश्चन नंबर 62 है अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? तो अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। इस क्वेश्चन को पहले भी आप देख चुके हैं इसी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 63 है देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? तो देवनागरी लिपि सुंदर एवं स्पष्ट है और हमारा मूल साहित्य इसी भाषा में संरक्षित है, इसी लिपि में क्या है? संरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं भाव और विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम क्या है? तो भाषा है। भाषा के माध्यम से ही अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरों को के सामने रख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? तो मनोभावों को बोलकर व्यक्त करने का माध्यम मौखिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 66 है पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान लिखित भाषा के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ है पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि। अब क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं दोस्तों
पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं अथवा समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को हम नीर, वारी, पानी आदि नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम अमृत की बात करें तो उसे हम सुधा भी कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं, ठीक है। कमल की बात करें तो उसे पंकज, अरविंद या इस तरीके से नाम और अलग अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये शब्द क्या है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? तो जनार्दन। इसके अलावा मोहन हम कह सकते हैं, मुरलीधर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए। यश का पर्यायवाची कीर्ति तथा भास्कर का पर्यायवाची सूरज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 72 है, तुकांत शब्द क्या है? तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है, यथा रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोंक, टोंक, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा, मंडा, ठीक है। इस तरीके से ये तुकांत शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या कहलाता है? तो भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को एक शब्द कहा जाता है। जैसे जिसने विवाह ना किया हो उसे हम अविवाहित कहेंगे, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे हम अनुपम कहेंगे, इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्नों को आप लोगों ने यहाँ पर खत्म कर लिया पढ़ करके। सारे के सारे बहुविकल्पी खत्म हो गए, सारे के सारे अति लघु उत्तरीय खत्म हो गए आपके राजन सीरीज के। अब हम पवन सीरीज के प्रश्नों को भी पढ़ लेंगे। तो सारे विषयों को देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज जो आप पीडीएफ देख रहे हैं उसको आपको बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा। ये सीरीज आपको हम इसकी पूरी पीडीएफ भी देते हैं। सारी क्लासेस जो यहाँ पर मैं करती हूँ वो आपको ऐप में मिलती हैं। ऐप में कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता यूट्यूब की तरह। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी ऐप की। अस्तित्व एकेडमी नाम से हमारा ऐप है, ऐप को डाउनलोड करिए। कोई प्रकार की समस्या है तो कांटेक्ट नंबर स्पष्ट रूप से दे दिया हमने, आप बात कर सकते हो दोस्तों। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।